जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह पंवार श्री वेदांत एकेडमी की ओर से आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव इंडियन ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस ऑनलाइन लेके आया हूं। इस पर्टिकुलर सीरीज में आपको इंडियन ज्योग्राफी मिलेगा पूरी फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल। आप लोगों की चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है। इस कोर्स में बेसिकली हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी पूरी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब मैं दावा कर सकता हूं कि इंडियन ज्योग्राफी के ये वाले वीडियोस देखने के बाद आप लोग ये नहीं कह सकेंगे कि हमारा इंडियन ज्योग्राफी में कहीं कोई पोर्शन छूट गया। तो शुरू करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है ये फर्स्ट सेशन है और फर्स्ट सेशन से मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं हमारे इंडियन ज्योग्राफी। पहली बार आप बार बार वर्ड सुन रहे होंगे ज्योग्राफी ज्योग्राफी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी क्या है? जियो प्लस ग्राफी। ये ज्योग्राफी शब्द जो है ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड है। जिस शब्द को दिया था किसने? एराथोस्थनीस ने। किसने दिया था? एराथोस्थनीस। एराथोस्थनीस ने पहली बार एक शब्द दिया जियोग्राफी, जिसको दो भागों में बांट सकते हैं हम, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफोस मतलब बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? टू स्टडी, इसका मतलब टू स्टडी अर्थ, या फिर टू डिस्क्राइब, इसका मतलब टू डिस्क्राइब अर्थ, अगेन टू डिफाइन, या फिर टू एनालाइज। मतलब अर्थ के बारे में किसी भी पर्टिकुलर चीज को पढ़ना, अर्थ की सरफेस को पढ़ना, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना, या अर्थ से रिलेटेड किसी भी चीज की स्टडी करना ही कहलाता है ज्योग्राफी। क्लियर आउट हुआ? अब ये जो शब्द ज्योग्राफी है अभी तक एज ए सब्जेक्ट नहीं आया था, इसलिए हम फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कह देते हैं? एराथोस्थनी को। मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है कि क्या सर एराथोस्थनी साहब से पहले किसी ने ज्योग्राफी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा था? कहा था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज्योग्राफी का डिस्कशन करना शुरू कर दिया था, स्टडी करना शुरू किया था। फिर भी फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी एराथोस्थनीस साहब को इसलिए कहा जाता है क्योंकि एराथोस्थनीस साहब वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी करवाना शुरू किया था कि अर्थ की सिस्टमैटिक स्टडी जो होती है उसे हम एक सब्जेक्ट के रूप में लेके आ सकते हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम दिया सकता है डायरेक्टली स्टडी ऑफ अर्थ, दैट इज जियोग्राफी। क्लियर आउट हो गया होगा? तो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री का क्वेश्चन है फादर ऑफ ज्योग्राफी। कोई डाउट नहीं होगा। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन हमारा बन जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? तो फादर ऑफ सिस्टमैटिक मॉडर्न ज्योग्राफी कौन है? एराथोस्थनीस साहब है। अब हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, पर ज्योग्राफी में हम रीजनल अप्रोच पर जाएंगे, जिसे हम इंडियन ज्योग्राफी कहेंगे या इंडिया की ज्योग्राफी स्टडी करेंगे। बेसिकली मेरे शब्द अभी आपने सुने होंगे तो आपको समझ में आया होगा, मैंने बोला हम रीजनल अप्रोच के साथ जाएंगे, क्योंकि जब हम ज्योग्राफी की स्टडी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी को दो अप्रोचेस से पढ़ा जा सकता है। एक अप्रोच होती है जिसे मैं कहता हूं रीजनल अप्रोच, एक अप्रोच होती है जिसे मैं कहता हूं सिस्टमैटिक अप्रोच। जब मैं सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करता हूं तो सिस्टमैटिक अप्रोच में मैं पढ़ता हूं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सलाइजेशन या अकॉर्डिंग टू जनरलाइजेशन, या फिर सम रूल्स ऑफ रेगुलेशंस व्हिच बेस्ड ऑन यूनिवर्सैलिटी और सिमिलैरिटी। मतलब पूरी दुनिया को एज ए होल कंसिडर करके उसमें जो सिमिलर चीजें हैं उसको मैं आइडेंटिफाइड करके अगर पढ़ूंगा कॉमन निकाल के, तो वो मेरी हो जाती है सिस्टमैटिक स्टडी। पर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में स्पेसिफिक कैरेक्टर को अगर मैं बाहर निकाल लूं और उस स्पेसिफिक कैरेक्टर को साइड में रख के यूनिकनेस के साथ पढ़ें, उसकी खूबी के साथ पढ़ें, तो उस स्टडी को मैं कह सकता हूं रीजनल स्टडी। तो हम ज्योग्राफी को तो पढ़ते ही हैं, पर ज्योग्राफी में एक पर्टिकुलर सेक्शन हमें यूनिकली पढ़ना पड़ता है। दैट सेक्शन इज कंसिडर्ड एज इंडिया और उसकी स्टडी इज कंसिडर्ड एज इंडियन ज्योग्राफी। पॉइंट क्लियर आउट हो गया होगा? क्लियर?
कोई भी डाउट किसी भी पॉइंट पर अगर इफ यू हैव, यू कैन डायरेक्टली कोऑर्डिनेट टू श्री वेदांत एकेडमी। इंडियन ज्योग्राफी इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, आई गारंटी यू। चलिए, अब ऐसा कुछ दिखाई देता है हमें हमारा इंडिया। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में। एरिया वाइज नहीं बोल रहा हूं, पर हां एरिया की भी अगर हम बात करें तो 7वें नंबर पे आता है, क्योंकि इट ऑक्यूपाई 2.4% एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान देना, मैं सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं आपको इंडिया के बारे में। इंडिया कुछ आपको ऐसा दिखाई देता होगा, क्योंकि इंडिया की बात कर रहे हैं तो पैट्रियाटिक नेचर तो हमारे बीच में आ ही जाता है। पैट्रियाटिज्म क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने इंडिया को इंडिया के फ्लैग में दर्शाया है। क्लियर? ट्राई कलर फ्लैग जो है उसमें दर्शा दिया है। तो इंडिया की इंट्रोडक्शन ही कैसे देते हैं? जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। अब प्लीज पे अटेंशन, जब मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहा हूं ना, तो मैं क्या बात कर रहा हूं वो आप समझने की कोशिश करना कि इंडिया हिमालय के नीचे है। देखो, ज्योग्राफिकल रिलेटिवनेस करने की कोशिश कर रहा हूं। इंडिया इंडियन ओशन के ऊपर है, इंडिया अरेबियन सी के वेस्ट में है, या इंडिया म्यांमार के अराकन योमास के ईस्ट में है। ये होती है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। मतलब जब मैं ज्योग्राफी को ध्यान में रख के इंडिया की लोकेशन बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा हिमालयास के साउथ में है, इंडियन ओशन के नॉर्थ में है, या फिर ये पाकिस्तान और अरेबियन सी के ईस्ट में है, या फिर बे ऑफ बंगाल के वेस्ट में, या फिर यहां कुछ माउंटेन्स हैं जिनका नाम है अराकन योमास के वेस्ट में प्रेजेंट है। क्लियर आउट हो गया? ये है हमारे इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन। प्लस प्लीज पे अटेंशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला, इंडिया ज्योग्राफिकली लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, इंडिया ज्योग्राफिकली लोकेटेड इन साउथ सेंट्रल एशिया। ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया कंप्लीटली कहां पर लोकेटेड है। इंडिया कंप्लीटली लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया कंप्लीटली कहां लोकेटेड है? इंडिया कंप्लीटली लोकेटेड है साउथ सेंट्रल एशियन एरिया में। क्लियर आउट हो गया? ये थी इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात। दूसरी हम बात करते हैं इंडिया के बॉर्डर्स और नेबर्स। तो हां, बहुत सारे, सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, डिटेल्ड में नहीं पढ़ा रहा हूं। इंडिया का जनरल इंफॉर्मेशन आप ले लो, आज डिटेल्ड में तो हम पढ़ेंगे। तो जब मैं इंडिया के बॉर्डर्स और नेबर्स की बात करता हूं तो क्योंकि इंडिया आप जब देखते हैं तो इंडिया में एक लाइन पास आउट होती हुई नजर आ रही है जिसे मैं कह देता हूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो एरिया है इज कंसिडर्ड एज नॉर्थ इंडिया, और ये नॉर्थ इंडिया हर तरफ से लैंड मासेस से घिरा है। देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश। तो इनसे जब हम डायरेक्ट लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं तो मैं इन्हें कहता हूं कि ये हमारे क्या है? ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं जो इंडिया के नेबर्स कहलाते हैं। और कौन से नेबर? जो बिल्कुल नियरेस्ट नेबर हैं। अब यहां पर अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया के नेबर्स बताइए। तो इंडिया के दो नेबर्स हैं, एक नियरेस्ट और एक नेक्स्ट नियरेस्ट। प्लीज पे अटेंशन, नियरेस्ट नेबर कौन होते हैं? जो हमसे डायरेक्ट लैंड बाउंड्री शेयर करें। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन होते हैं? जो हमसे डायरेक्ट लैंड बाउंड्री न शेयर करते हुए कॉमन वाटर शेयर करें। क्लियर आउट हुआ? मतलब हमसे पानी की बाउंड्री शेयर करने वाले नेबर्स जो होंगे या कंट्रीज जो होंगी उन्हें हम नेक्स्ट नियरेस्ट कहते हैं, और जो हमसे डायरेक्टली लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं उन्हें हम नियरेस्ट नेबर कहते हैं। ऐसे इंडिया के कुछ नेबर कंट्रीज हैं और दो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कंट्रीज भी देखने को मिलती है। क्लियर आउट हो रहा होगा? दूसरी अगर मैं बात करूं तो क्या इंडिया के यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो कितने हैं और इंडिया के स्टेट्स कितने हैं? तो प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम देखें,
क्योंकि ये 1953 के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है इंडिया में, उस हिसाब से कई बार स्टेट्स अलग अलग सर्कमस्टेंसेस कंडीशंस के साथ चेंज होते रहते हैं, बदलते हुए नजर आते हैं। कभी स्टेट बन भी सकता है, कभी स्टेट किसी स्टेट के साथ मर्ज होके डिसॉल्व भी हो सकता है। इसका मतलब अभी कुछ समय पहले आप सुन रहे होंगे जम्मू कश्मीर, अब ये कन्वर्ट हो गया इनटू यूटी विच अगेन डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज कश्मीर और क्लियर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। किसमें कन्वर्ट हो गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसका मतलब एक स्टेट को मैं बाइफर्केट करके टेरिटरी में भी बना सकता हूं, या किसी पर्टिकुलर स्टेट को मर्ज करके मैं कोई एक स्टेट भी बना सकता हूं, या एक स्टेट्स को सेपरेट करके कोई दो स्टेट्स भी बना सकता हूं। इसलिए आज के समय में इंडिया में जो स्टेट हैं वो 28 स्टेट्स हैं प्लस 8 यूटीज हैं। अब वो कौन कौन सी हैं वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही, पर आज के सिनेरियो में हमें कुछ ऐसा नजर आता है। यानी कि इंडिया क्या है? इंडिया कुछ नहीं है, एक लार्जेस्ट कंट्री है, एरिया वाइज 7वें नंबर पे है दुनिया में अगर हम बात करें, पर अगर मैं एशिया की बात कर दूं तो ये 3rd लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। पॉपुलेशन के हिसाब से देखूं तो दुनिया में ये दूसरे नंबर पर है, और एशिया की अगर बात कर दूं तो भी ये दुनिया में दूसरे नंबर पे ही आती है। क्यों? क्योंकि चाइना वर्ल्ड वाइज भी, वर्ल्ड पॉपुलेशन में भी फर्स्ट रैंक पे है, एशिया के अंदर ही चाइना आता है, इसलिए एशिया के अंदर भी चाइना ही फर्स्ट है। इंडिया कौन से नंबर पे है? 2nd नंबर पे है एरिया वाइज, सॉरी पॉपुलेशन वाइज। क्लियर आउट हो गया। इसका मतलब इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री ऑक्यूपाइंग 2.4% एरिया ऑफ द वर्ल्ड, प्लस इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज कंट्री, इट रैंक्स 2nd अमंग वर्ल्ड एंड इन एशिया। पॉइंट क्लियर आउट हो गया होगा आपको। अब ये इंडिया दिखाई दे रहा है हमें। इंडिया जो है, इस इंडिया की लोकेशंस अगर हम बात करना शुरू करें तो इंडिया कहां लोकेटेड है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? तो लोकेशन हम बहुत सारे प्रकार से बता सकते हैं। मैं प्रकार क्यों बोल रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। जब मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं तो लोकेशन को मैं जियोग्राफिकली भी बता सकता हूं, लोकेशन को मैं कोऑर्डिनेटली भी बता सकता हूं। कैसे बता सकता हूं? कोऑर्डिनेटली भी बता सकता हूं और ज्योग्राफिकल भी बता सकता हूं। मतलब क्या हुआ इसका? जब मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन बात कर रहा हूं तो मैं सिंपली कहूंगा कि इंडिया हिमालयाज के साउथ में है, इंडिया इंडियन ओशन के नॉर्थ में है, या इंडिया अराकन योमा माउंटेन रेंजेस के वेस्ट में है। ये होती है इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन। पर जब मैं कोऑर्डिनेटल लोकेशंस की बात कर रहा हूं तब मैं कहता हूं कि इंडिया कंप्लीट नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। इंडिया कुछ लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 4 मिनट्स, सॉरी 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड तक एक्सटेंड होता हुआ नजर आता है, नॉर्थ टू साउथ। पॉइंट समझ में आया? ऐसे ही ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंड होता हुआ नजर आता है। मतलब इंडिया के लोकेशंस जो है वो हम अलग अलग प्रकार से बता सकते हैं, और वो प्रकार क्या हो सकते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। अब नोमेनक्लेचर, जब मैं बात करता हूं नोमेनक्लेचर या इंडिया के नाम की, तो इसके पीछे बहुत सारे भावनात्मक डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये इंडिया है, कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं ये इंडिया तो है ही पर इंडिया के साथ हिंदुस्तान भी है, कुछ बोलते हैं कि हाँ हाँ ये दोनों ही बातें सही हैं पर इसको हम भारत भी कह देते हैं। तो ये अलग अलग नाम जो है वो अलग अलग समय पे इवॉल्व आउट होके आए हैं, और ये अलग अलग नाम हमने इंडिया को दिए क्यों हैं उसके पीछे ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि इंडिया में कहीं ना कहीं जन्म से लेकर आज तक कोई ना कोई व्यक्ति इंडिया में आया है, और मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं जो इंडिया का क्लाइमेट और जो इंडिया की फिजिकल फीचर्स और कल्चर है ना वो इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि जो एक बार इंडिया में आया वो इंडिया में रह गया, वापस अपने घर कभी लौट कर नहीं गया। इस वजह से हर एक व्यक्ति ने जब वो बाहर से अपनी एक माइंडसेट और मेंटालिटी लेके आया तो इंडिया में पहुंचा तो उसने अपने हिसाब से इंडिया को एक नाम दिया। इस वजह से हम इंडिया के बहुत सारे नामकरण करते हैं और अलग अलग नाम सुनते हैं। तो वो क्या है वो अब हम डिस्कस करेंगे। अब एरिया और पॉपुलेशन, तो अभी मैंने बताया कि इंडिया का एरिया जो है वो कितना है
2.4% एरिया है वर्ल्ड का, जो एक्चुअली में कितना है 332 लेक एट थाउजेंड्स, ऐसा 82,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स का इंडिया का एरिया है। ये कुछ एरिया है 32 लेक स्क्वायर किलोमीटर्स इंडिया का एरिया है। जब पॉपुलेशन की बात करूं तो पॉपुलेशन अराउंड 142, मतलब 142 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन पहुंच चुकी है। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब ये जो डाटा है ये आपको 2011 के सेंसस के हिसाब से मिलता है 1 to 1, 121 के आसपास, 121 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है। पर क्योंकि अभी सेंसस के जो रॉ डेटा जो हैं वो आए हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि इसकी पॉपुलेशन जो है वो कुछ इतनी है। क्लियर? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशंस क्या होंगे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब अभी आगे वाले समय में डिस्कस करेंगे। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन इंडिया की क्या है और कैसी है, ये अब आपको थोड़ा सा रफ आइडिया चल पा रहा होगा कि इंडिया कहां लोकेटेड है और किस स्थिति में प्रेजेंट है। क्लियर आउट हुआ? अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, लोकेशन ऑफ इंडिया। प्लीज पे अटेंशन, जब मैं इंडिया की बात कर रहा हूं तो आप ये ग्लोब देख पा रहे होंगे। ग्लोब में मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, देखो ये बिल्कुल फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए चल रहा हूं मैं। कुछ ऐसा ध्यान में रख रहा हूं कि जिसने पहली बार ज्योग्राफी उठाई है और उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी उठाई है, तो वो हर चीज को समझते हुए चलेगा। इसलिए मैं ये सीरीज लेके आ रहा हूं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो 4 बार पढ़ चुके हैं और फिर भी अगर कुछ एड ऑन अपने आप में करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, या फिर आप कहेंगे कि सर कैसे बच्चों जैसे पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों जैसे ही सीखोगे तो ही सीखोगे। अगर मास्टर बन जाओगे तो हमारी जगह आ जाओगे। क्या सही कह रहे हैं कि नहीं? तो ये रहा हमारा 0 डिग्री इक्वेटर और ये रहा हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। इसके इधर वाला हेमिस्फीयर कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इस साइड वाला टुकड़ा कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। पर जब हम बात करते हैं 0 डिग्री इक्वेटर की, तो ये वाला हिस्सा कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये वाला हिस्सा कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। अब मैप देख के आप बता पा रहे होगे कि इंडिया लोकेटेड इन डैश हेमिस्फीयर। कमेंट करके जल्दी बताओ, इंडिया लोकेटेड इन डैश हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ। तो देखो ये रहा इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कौन से? ईस्टर्न और नॉर्दर्न। तो इंडिया की लोकेशन हो गई क्या? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? और डिटेल्ड में अगर आप समझना चाहें तो ये ध्यान दो, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इस वजह से इंडिया की लोकेशन हो गई इन दी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कोई डाउट? क्लियर? इस भाग को देखो, इंडिया लोकेटेड इन हेमिस्फीयर नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट, देखो कौन सा कॉन्टिनेंट है? एएस। ये देखो कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशियन कॉन्टिनेंट। फिर प्लीज पे अटेंशन, एशिया का ये है साउथ और दिस इज, तो एशिया में कहां सिचुएटेड है? क्लियर? अब इंडिया अकेला नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ सिचुएटेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं इंडिया को देखता हूं तो कुछ ऐसा मुझे समझ में आता है कि इंडिया के ज्योग्राफिकल लैंडमार्क्स में बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई है। वैसे तो अगर मैं हिंदुस्तान की भावना के साथ ना खेलूं तो मैं इसे कह सकता हूं अखंड भारत। ये देखिए हमारा अखंड भारत जो पूरा का पूरा हिंदुस्तान है, किसका? मौर्य साम्राज्य का, अशोक साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का, बड़े बड़े जो साम्राज्य हुए हैं और जिन्होंने ये सपना देखा है अखंड भारत का, और कुछ साम्राज्यों ने उसे पूरा भी किया है। तो उस समय पाकिस्तान हुआ ही नहीं करता था, वो हिंदुस्तान ही है। तो पाकिस्तान को मिला के
इस हिंदुस्तान के नेपाल को मिला के, इसके भूटान को मिला के और बांग्लादेश को अगर मिला दिया जाए तो बनता है एक लैंडमास जिसे मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम देता हूं। अगेन प्री क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट? तो इट इज नथिंग बट इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिया प्लस पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। इनको मिला दिया जाए तो बनता है क्या? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्लियर आउट हो गया होगा, हाँ या ना? क्लियर। अब प्लीज इधर ध्यान दीजिए, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर एंड दिस इज इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो यहां से यहां तक की दूरी, इक्वेटर से इंडिया के स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि मेन लैंड ऑफ इंडिया तक की जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। प्री का क्वेश्चन है कि इंडिया इक्वेटर से कितना दूर है, तो इंडिया इक्वेटर से 876 किलोमीटर दूर है। कोई डाउट? इंडिया की लोकेशन अब आपको समझ में आ चुकी होगी रफली। कोऑर्डिनेट्स पे हम आगे चलेंगे, एक्सटेंशन पर आगे चलेंगे, पर इंडिया लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इंडिया लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इंडिया लोकेटेड इन साउथ एशिया, इंडिया लोकेटेड इन एशिया के भी कौन सा? साउथ एशिया। क्या साउथ एशिया में इंडिया अकेला है? नहीं, इंडिया के साथ है कौन कौन? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने वाली कंट्रीज, वो कौन कौन है? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और खुद इंडिया है। कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। पे अटेंशन, मैप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉन, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, एशिया, साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्लियर? मैप देख के भी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया कहां है। बार बार रिपीटेशन में चलने दो। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया, कहां है? एशिया में है। इंडिया कहां है? साउथ एशिया में है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है? क्लियर होगा, ठीक है? चलिए अब इंडिया के नाम, तो इंडिया कैसे बना? इंडिया को इंडिया का नाम किसने दिया? इंडिया को और किस नामों से भी जाना जा सकता है और इंडिया के अलग अलग क्या क्या नाम थे, वो समझने के लिए पहले मैं आपको पॉलिटी में लेके जाना चाहूंगा, जो हमारा भारत का संविधान है। और उस संविधान का सबसे पहला ही आर्टिकल, अनुच्छेद है, वो कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इट मीन्स इंडिया जो कि भारत है। क्या है? इंडिया जो कि भारत है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली, संविधान के अनुसार इंडिया के 2 नाम हैं, इंडिया एंड भारत। बात समझ में आ रही है? इंडिया और भारत, तो इंडिया ही भारत है। क्लियर आउट हो गया? अब ये इंडिया और भारत दोनों आए कहां से, तो उसके लिए मैं आपको यहां ले जाऊंगा। जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारे पुराण जो हैं, एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी इंडिया के अंदर जिसे हम वैदिक सिविलाइजेशन कहते थे। वैदिक सिविलाइजेशन के साथ साथ जब वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही थी, उस समय में हमारे यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा रहे थे। उन ग्रंथों में कुछ ग्रंथों को नाम दिया गया था वेद। उनके बाद उनके कुछ खंड रहे होंगे, उनके साथ जो ग्रंथ उत्पन्न हुए होंगे उन ग्रंथों को भी नाम दिया था पुराण। तो ऐसी कुछ पुराणों में कोई कथा मिलती है जिसमें हम इस भौगोलिक क्षेत्र को भारत के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो भारत शब्द हमें कहां से मिला? हमारे पुराणों से मिला, हमारे वेद पुराणों से मिला। तो इस पर्टिकुलर पुराण में हमें मिला क्या? भारत। अब ये वेद कौन सा था? ये ऋग्वेद था। क्लियर आउट हुआ? ये ऋग्वेद के अनुसार भारत नाम का एक कबीला था जिस कबीले पे भारत बना। क्लियर? और उस पर्टिकुलर में कोई एक पुराण होगी, हाँ बिल्कुल। तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ऋग्वेद और पुराण 2 सोर्स हैं जिससे निकल के आता है क्या? भारत। क्लियर आउट हो गया? क्लियर?
यानी कि भारत इज नथिंग बट इट इज इंडिया। पर भारत नेम कहां से आया, ये हमने हमारे पुराणों से लिया, जिन्होंने बताया था कि भारत जो है वो भारत नाम के कबीले रहा करते थे, उन कबीलों के जो लोग थे वो यहां पर बसे हैं, वही फैले हैं, जिनसे उत्पन्न हुआ है एक रीजन ऑफ भारत, जिसे हमने नाम दे दिया भारत, और ये इस पुराण में मेंशन है। फिर इंडिया कहां से आया, इंडिया ग्रीक वर्ड है। ग्रीक कौन हुआ करते थे, आप रफली अगर समझने की कोशिश करें तो ये है इंडिया, और ये जो है रफ एरिया जो है ये है ग्रीक्स। क्लियर, यहां वाले जो लोग हैं वो हैं ग्रीक, ये है इंडिया। तो इन लोगों के द्वारा दिया गया है नाम इंडिया। क्यों नाम दिया गया है इन्होंने इंडिया, क्योंकि इंडिया में एक नदी बहती है जिसका नाम है इंडस, सिंधु नदी जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो उस इंडस नदी से ड्राइव्ड आउट होके आया है हमारा नाम, दैट इज इंडिया। क्लियर, तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली दो नाम को एडॉप्ट करा हुआ है, एक है इंडिया जो हमें ग्रीक्स ने दिया है, एक है भारत जो हमें पुराण से मिला है, जो हमें वेद से मिला है। क्लियर आउट हो गया। पर क्या इसके अलावा हमारे कोई और नाम नहीं है, नहीं, बहुत सारे नाम हैं। कौन कौन से नाम, आर्यव्रत। क्यों है आर्यव्रत, प्लीज एक छोटी सी कहानी है वो सुनने की कोशिश करना। जब हम बात करते हैं हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे मैं सिंधु सभ्यता कहता हूं, उस समय में जब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने की कगार पे थी या खत्म हो रही थी, उसी समय कुछ सेंट्रल एशिया के कुछ सुपीरियर लोग हमारे इंडिया की तरफ आते हैं और पूरा एरिया एक्वायर कर लेते हैं, जिसमें हम एक्सपांशन ऑफ आर्यन्स थ्योरी का जिक्र करते हैं। तो वो आर्यन्स जब हमारी तरफ आए होंगे तो उनने हमारा पूरा इंडिया जो है वो उनने ऑक्यूपाई कर लिया होगा, एक्वायर कर लिया होगा। इसलिए लैंड ऑफ आर्यन्स बनता है क्या, आर्यव्रत। बात समझ में आई, क्लियर, आर्यव्रत। एशिया को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए हम इंडिया का ये वाला जो एरिया है, क्योंकि एशिया में सबसे पहले नॉन एरियाज की अगर हम बात करते हैं तो इसी रीजन्स को कहते हैं, इसलिए जम्बू द्वीप के नाम से भी कहीं जगह पर, बहुत जगह पर उच्चारण हमें देखने को मिलता है। हिंदुस्तान अब तीसरा नाम है। ये पहली बार जो हमारे यहां पर ईरानियों ने हिंदू कहा था, हमें इस क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम दिया था। क्यों, क्योंकि ये मुस्लिम इन्वेडर्स थे। जब भी ये मुस्लिम लोग हमारे यहाँ पर आए थे तो इन्होंने देखा था कि हमारे धर्म के विपरीत एक दूसरा धर्म यहाँ पर फ्लरिश्ड हो रहा है, जो कि हिंदुइज्म धर्म के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब सारे लोग हिंदू को फॉलो कर रहे हैं, हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए हमने इसे नाम दे दिया क्या, हिंदुस्तान। भारतवर्ष, ये भी वैदिक साहित्य को अगर हम देखते हैं तो वहां से हमें एक और नाम देखने को मिलता है, दैट इज भारतवर्ष। तेंजुआ चीनी यात्री जो थे उन्होंने हमें नाम दिया था तेंजुआ। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसका मतलब ओवरऑल इंडिया जो है वो बहुत सारे नामों से जाना जाता है, पर मुख्य नाम जो है वो क्या क्या है, इंडिया और भारत इसका मुख्य नाम है। क्लियर आउट हुआ। मैंने आज आपको जनरल बताया है, सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन दिया है इंडिया का, कि इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, इंडिया का क्यों बना, इंडिया को इंडिया का नाम कैसे मिला, इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, इंडिया पॉपुलेशन वाइज कैसा है, इंडिया और एरिया वाइज कैसा है, ये हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन किया। पर जैसा कि आप समझते हैं कि इस सीरीज में हम कुछ नहीं, हम पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे, प्री पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मिलेंगे फिर से अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे और श्री वेदांत एकेडमी को फॉलो करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।